बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटम बम खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता है। इसका नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये फटता है तो हर तरफ तबाही और बर्बादी मचा देता है। आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, इनमें एटम बम सिर्फ 2 मरतबा ही इस्तेमाल किया गया है। ये 2 एटम बम अमेरिका ने 1945 में जापान पर गिराए थे और इसकी खौफनाक तबाही से तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा जापानी बाशिंदे मर गए। एटम बम को जंग अजीम दोम के दौरान ईजाद किया गया। अमेरिका को यह डर था कि जर्मनी एटम बम बनाने के मंसूबा पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने एटम बम पर तहकीक करना शुरू की और 5 साल से भी कम अरसा में इसे ईजाद कर डाला। जिस अमरीकी साइंसदान ने इसे ईजाद किया, इसका नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर था। एटम बम के लिए असल यूरेनियम धात है। यह दरअसल लोहे की तरह एक धात है जिसे ज़मीन से निकाला जाता है, ताहम यह लोहे से भारी होती है। यह ज़मीन में मौजूद मखसूस पत्थरों में पाई जाती है और इसका एक मशहूर पत्थर का नाम पिच ब्लेंड है। हम जैसे यूरेनियम के पत्थरों को ज़मीन से निकालते हैं तो इनमें मौजूद यूरेनियम को खालिस हालत में लाने के लिए इन्हें फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। पत्थरों को कई मराहल से गुजारने के बाद खालिस यूरेनियम हासिल की जाती है। अब इसका यूरेनियम अहम क्यों है? इसका जवाब यह है कि यही वो धात है जिसे एटम बम में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमें यह जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम को इस्तेमाल करके जितनी हीट पैदा होती है, इतनी ही हीट पैदा करने के लिए हमें 3000 टन कोयला जलाने की ज़रूरत होगी। मगर सवाल यह है कि जिस तरह कोयला को जलाया जाता है, क्या इसी तरह यूरेनियम को भी जलाकर हीट हासिल की जाती है? इसका जवाब है नहीं। कोयला के बरक्स यूरेनियम के एटम्स को तोड़ा जाता है, यानी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के नतीजे में हीट पैदा होती है। महज यूरेनियम के एक एटम को तोड़कर इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा नहीं होती जिससे पूरे शहर को तबाह किया जा सके। एटम बम में कम से कम 15 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद होनी चाहिए, तभी एक एटम बम को एक शहर में तबाही लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल ये भी जहन में गर्दिश करता है कि आखिरकार यूरेनियम एटम को तोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब यूरेनियम एटम को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता। दरअसल यूरेनियम एटम्स को तोड़ने के लिए इन पर बहुत छोटे ज़रात, जो कि आइटम से भी छोटे होते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के आइटम से टकराते हैं तो यूरेनियम के आइटम्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं और इस अमल में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होती है। से निकाले गए यूरेनियम मिनरल्स को मुख्तलिफ तिब्बी और कीमियाई मराहल से गुजारने के बाद हासिल होने वाली यूरेनियम, जिसे कुदरती यूरेनियम कहते हैं, ये यूरेनियम भी 3 हालतों में पाई जाती है, जिसे यूरेनियम के आइसोटोप्स कहा जाता है। इस खालस या कुदरती यूरेनियम में यूरेनियम 235, 238 और यूरेनियम 234 मौजूद होती है। बम में जो यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम यूरेनियम 235 है और ये कुदरती यूरेनियम में बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती है। अगर कुदरती यूरेनियम या खालिस यूरेनियम की मिकदार 1 किलोग्राम हो तो इसमें यूरेनियम 235 की मिकदार महज 10 ग्राम से भी कम होगी। लेकिन मसला यह है कि कुदरती यूरेनियम में से यूरेनियम 235 को अलग करना एक मुश्किल प्रोसेस है, जिस पर अरबों रुपए की लागत आती है और ये एक वक्त तलब और पेचीदा काम है। कुदरती यूरेनियम में से यूरेनियम 235 को अलग करने के प्रोसेस को यूरेनियम की अफजोदगी कहते हैं। ब्लैक मार्केट में सिर्फ 1 किलो यूरेनियम की कीमत $1 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 28 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। एटम बम में कम से कम 15 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है और इतनी यूरेनियम हासिल करने के लिए हमें 1200 टन यूरेनियम की ओर्स यानी पत्थर दरकार होंगे। यूरेनियम के आइटम्स पर जब न्यूट्रॉन ज़रात की बमबारी की जाती है तो ये न्यूट्रॉन ज़रात यूरेनियम के कुछ आइटम से टकराते हैं तो यूरेनियम के आइटम्स को तोड़ देते हैं। जब यूरेनियम का आइटम टूटता है तो यूरेनियम के हर आइटम में से 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। खारिज होने वाला हर न्यूट्रॉन मजीद यूरेनियम आइटम्स की फिशन करता है, यानी इसको तोड़ता है। इस तरह कुछ लम्हों में खरबों आइटम्स टूटते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में आग और रोशनी की शक्ल में तवानाई खारिज होती है और इस प्रोसेस को चेन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए चेन रिएक्शन का वकूअ पज़ीर होना नहायत ज़रूरी है। चेन रिएक्शन का सवर हंगरी के एक साइंसदान ल्यूस स्लाडर ने दिया था। उसका ये ख्याल था कि यूरेनियम आइटम्स को तोड़ने के नतीजे में खारिज होने वाले न्यूट्रॉन्स फजूल नहीं है, बल्कि इनको मजीद यूरेनियम के आइटम्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट और रोशनी एनर्जी खारिज होगी। क्योंकि हर यूरेनियम आइटम को तोड़ने के नतीजे में थोड़ी मिकदार में हीट खारिज होगी और अंदाज़ा लगाइए कि अगर चंद लम्हों में खरबों यूरेनियम आइटम को तोड़ा जाए तो किस कदर ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होगी। ये एक बहुत ही इनकलाबी ख्याल था और चंद साल बाद यानी 1942 में एक इतालवी साइंसदान एनरिको फर्मी और कई दूसरे मेहमान साइंसदानों की कोशिशों से ऐसा मुमकिन हो पाया जब उन्होंने यूरेनियम के आइटम पर न्यूट्रॉन
गिराए तो उसके नतीजे में खारिज होने वाले न्यूट्रॉन ने मज़ीद यूरेनियम आइटम को नहीं तोड़ा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि यूरेनियम के आइटम्स को तोड़ने के नतीजे में आइटम में से जो न्यूट्रॉन खारिज होते हैं उनकी स्पीड एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिसे कम करने की ज़रूरत थी। दूसरे अल्फाज में आइटम बम में इस्तेमाल की गई यूरेनियम के आइटम को जब तोड़ा जाता है तो हर आइटम में से खारिज होने वाले 2 या 3 न्यूट्रॉन में से हर न्यूट्रॉन मज़ीद यूरेनियम आइटम की फिशन करता है, यानी तोड़ता रहता है, जिसके नतीजे में मज़ीद 2 या 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं और यूँ खारिज होने वाले 2 या 3 न्यूट्रॉन मज़ीद 2 या 3 यूरेनियम आइटम्स को तोड़ते हैं, जिसके नतीजे में बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होती है जो हर तरफ तबाही मचा देती है। यहाँ से ये वाज़ह होता है कि आइटम बम उस वक़्त फटता है जब उसमें इस्तेमाल होने वाला न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम का आइटम को तोड़ा जाता है और स्टार्ट होने वाले चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाता। ताहम चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और इसके नतीजे में खारिज होने वाली हीट को इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकती है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 9 के करीब एटॉमिक कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर आइटम्स की सलाहियत मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान इसी चेन रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए बिजली भी बना रहा है जो कि चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट में पैदा की जा रही है। तो न्यूक्लियर बम्स का मुस्तकिल इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।